इनके हिसाब से अगर इनको देखा जाए तो ये इनका दावा ही खुद उसमें था, डेथ बेड पार्टीशन पे। तभी इन्होंने 1/12 की बात करी कि पिताजी से, ये इनका ये सदरा खानदान दिया है इसमें, इसीलिए इन्होंने 1/12 की बात करी। और दावे में जो रिलीफ मांगी है केवल डिक्लेरेशन के बारे में मांगी है और नामांकन शून्य घोषित किया जाए। अब अपीलेट कोर्ट ने जो डिक्री दी है वो जरा देख लें। ट्रायल कोर्ट ने तो खारिज किया दावा, ट्रायल कोर्ट ने लिमिटेशन पे खारिज किया, उस लिमिटेशन की फाइंडिंग को अपीलेट कोर्ट ने कहीं टच नहीं किया और उसको रिवर्स नहीं किया। ये कहीं डिस्कशन आया ही नहीं कि कितनी जमीन बेची। और अब तीसरी रिलीफ और देखें साहब, प्रतिवादी क्रमांक 5 व 6 के पक्ष में बादग्रस्त भूमि के भाग का किया गया हस्तांतरण। वादीगण के वादग्रस्त भूमि पर विद्यमान भाग को लेकर कितना भाग है और हमने इन्होंने किया कितना है, ना तो सेल डीड आपने पेश की और आपने 6-17 ट्रायल अपीलेट कोर्ट में लगाई थी, वो अपीलेट कोर्ट ने खारिज कर दिया आपकी। और आखिरी रिलीफ कोर्ट ने दे दिया प्रतिवादी क्रमांक 1 वादीगण के वादग्रस्त भूमि के भाग पर, प्रतिवादी क्रमांक 1 वादी के हिसाब से प्रतिवादी क्रमांक 1 उसका जो है को ओनर है, को पार्टनर हो गया, उसको भी उसके खिलाफ भी इंजंक्शन दे दिया। पार्टीशन हुआ नहीं, ये तो वादी का ही केस है। तो ये तीसरे नंबर की जो रिलीफ दे दी वो तो वादी ने मांगी नहीं थी कि विक्रय पत्र को जो है ऐसा घोषित कर दिया जाए। स्कूप है क्या ये, पहले थोड़ा सा उसका फैक्ट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन वाज फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ seeking declaration that this property is the ancestral property succeeded by his father from their ancestors and the plaintiffs are having share in the property. ये क्या भाई बहन है सब आपस में? भाई बहन, हाँ। ये जो है plaintiff और defendant number 1, 2, 3 they are brother and sister madam. And the suit was filed that the sale deed executed by defendant number 1 in favor of defendant number 5 and 6 null and void. No. They have not prayed for that. The suit decree is null and void. म्यूटेशन भी सर्टिफाइड, ऐसा म्यूटेशन के बारे में रिलीफ मांगी है केवल, वो सेल डीड पेश नहीं हुई दावे में। जो प्रतिवादी क्रमांक 1 ने विक्रय पत्र संपादित किया है वो विक्रय पत्र पेश नहीं है। अपना शेयर भी तो डिक्लेरेशन मांगा है, डिक्लेरेशन शेयर मांगा है, मगर सेल डीड के बारे में कोई प्रेयर नहीं है। नामांतरण के बारे में प्रेयर है दावे में कि प्रतिवादी क्रमांक 5 व 6 का राज्य अभिलेख में इंद्राज है, वो वादीगण के मुकाबले व्यर्थ होकर शून्य है। अपना शेयर के डिक्लेरेशन मांगा और नामांतरण के बारे मारे। ठीक है, इतनी जमीन टोटल उनका कितना हिस्सा है और प्रतिवादी क्रमांक 1 ने कितनी बेची है, ना तो दावे में प्लीडिंग है, ना एविडेंस में आया, ना अपीलेट कोर्ट ने डिस्कस किया कि कितनी जमीन थी। अगर मैंने प्रतिवादी क्रमांक 1 के हिस्से से कम ही खरीदी है तो मेरी सेल डीड के बारे में जो प्रेयर मांगी नहीं थी वो अपीलेट कोर्ट ने दे दी। परचेजर हैं आप? मैं परचेजर हूँ, एक परचेजर है और आपकी अपील जो है डिफेंडेंट नंबर 1। ये टोटल लैंड एरिया तो दिया है पैरा 1 में प्लेंट में सर 6.25। अब जो मैंने खरीदी है उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है और सेल डीड नहीं है। वो टोटल जमीन है करीब 40 बीघा। मैंने जो खरीदी है प्रतिवादी क्रमांक 1 से वो करीब 5-5.5 बीघा है। तो अगर सब कुछ मान लिया जाए तो उसके हिस्से में से कम होगी ना मेरी। तो आपके पास क्या रेमेडी बची फिर भाई? शेयर है इनका ये आप मानते हैं? नहीं, मैं अभी नहीं, अभी तो मैं इनके दावे के साथ चल रहा हूँ साहब। अच्छा, अभी तो इनका शेयर नहीं है और शेयर अगर इनका होगा तो इनके दावे के और इनके बयान के हिसाब से वो जो है डेथ बेड पार्टीशन के हिसाब से इनको मिलेगा, जैसे इनके दावे में इससे लिखा है। पहली बात तो इनके दावे के हिसाब से जो इन्होंने दावे में रकबा बताया है, एक पैरा शिवन 1 देख लें। पैरा 1 में जो लिखा है इन्होंने, ये टोटल रकबा लिखा, 2 गांव में जमीन बताई है, 2 मौजों में, और टोटल जमीन का एरिया जो है इसके हिसाब से आता है करीब 40 बीघा। हेक्टेयर में लिखा है 40 बीघा आता है। और इसके पैरा 1 के आखिरी 2 लाइन देख लें। उक्त भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की अविभाजित संपत्ति होकर वादीगण की पैतृक संपत्ति है, जो वादीगण के पिता को वादीगण के पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई वादी के हिसाब से। देन या लॉर्डशिप में काइंडली सी पैरा 2 जी। वादीगण के पिता का स्वर्गवास सन 2004 में हो चुका है। मृतक शिवनारायण के वारिसान में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 की मृत की पुत्रियां एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 पुत्र होकर मृतक की संपत्ति को समाज को प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
वाद पत्र में मृतक शिवनारायण के भाग की भूमि के संबंध में विवाद है, जिसमें वादीगण में प्रतिवादी क्रमांक 1 लगाए 3 समान भाग अर्थात हिस्सा 1/12 को प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो 1/12 को प्राप्त करेंगे। इनके हिसाब से अगर इनको देखा जाए तो ये इनका दावा ही खुद उसमें था, डेथ बेड पार्टीशन पे, तभी इन्होंने 1/12 की बात करी कि पिताजी से, ये इनका ये सदरा खानदान दिया है इसमें, इसीलिए इन्होंने 1/12 की बात करी। और दावे में जो रिलीफ मांगी है केवल डिक्लेरेशन के बारे में मांगी है और नामांकन शून्य घोषित किया जाए। जी। अब अपीलेट कोर्ट ने जो डिक्री दी है वो जरा देख लें। ट्रायल कोर्ट ने तो खारिज किया दावा, ट्रायल कोर्ट ने लिमिटेशन पर खारिज किया, उस लिमिटेशन की फाइंडिंग को अपीलेट कोर्ट ने कहीं टच नहीं किया और उसको रिवर्स नहीं किया। और अपीलेट कोर्ट की फाइंड वो डिग्री देखें सब पहले तो, पेज 32 है अपीलेट कोर्ट का, लास्ट पैरा, जी। पैरा 36 का 1, इसमें तो कह दिया कि समान भाग है। पैरा 1 में कहा है कि एक लगा, स्वामी है। हाँ एक लगा वादी ऊपर दिया है, वादी हेक्टर के प्रतिवादी क्रमांक 1 लगाए 3 के साथ समान भाग पर सहस्वामी आधिपत्यधारी बता दिया। फिर बताया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में किया गया नामांतरण आदेश वादीगण के स्वत व आधिपत्य के भाग तक प्रभावहीन होकर बंधनकारी नहीं है। ये कहीं डिस्कशन आया ही नहीं कि कितनी जमीन बेची। और अब तीसरी रिलीफ और देखें साहब, प्रतिवादी क्रमांक 5 व 6 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि के भाग का किया गया हस्तांतरण। वादीगण के वादग्रस्त भूमि पर विद्यमान भाग को लेकर कितना भाग है और हमने इन्होंने किया कितना है, ना तो सेल डीड आपने पेश की और आपने 6-17 ट्रायल अपीलेट कोर्ट में लगाई थी, वो अपीलेट कोर्ट ने खारिज कर दिया आपकी। और आखिरी रिलीफ कोर्ट ने दे दिया प्रतिवादी क्रमांक 1 वादीगण के वादग्रस्त भूमि के भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 1 वादी के हिसाब से प्रतिवादी क्रमांक 1 उसका जो है को ओनर है, को पार्टनर हो गया, उसको भी उसके खिलाफ भी इंजंक्शन दे दिया। पार्टीशन हुआ नहीं, ये तो वादी का ही केस है। तो ये तीसरे नंबर की जो रिलीफ दे दी वो तो वादी ने मांगी नहीं थी कि विक्रय पत्र को जो है ऐसा घोषित कर दिया जाए, विक्रय पत्र पेश नहीं है। और PW1 का स्टेटमेंट देख लें साहब, जिसमें कब्जा एडमिट किया है और अपीलेट कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने उसको माना और उसका PW1 स्टेटमेंट में काइंडली सी। नहीं, पर अब सवाल यह है कि इफ दे आर द जॉइंट ओनर्स प्लेंटिव्स विद द ब्रदर्स, अगर इनके हिसाब से मान लिया जाए, मान लिया जी, they are presumed to be in possession with all other co-owners. सर उसके लिए मेरा एक निवेदन है, अगर वादी स्वयं ये एडमिट करती है कि she may not be in actual physical possession. नहीं, मैं एक्चुअल की बात ही नहीं कर रहा था। मैं तो अभी वादी के केस बता रहा हूँ, मैं अपना केस अभी बता ही नहीं रहा। मैं तो वादी की प्लीडिंग बता रहा हूँ, वादी का बयान है। वादी ने कहा कि मेरी शादी हो गई, मैंने कभी जमीन नहीं देखी, सर्वे नंबर नहीं देखा, कहाँ है मुझे नहीं मालूम। मेरे बाद में पिताजी के बाद में मेरा भाई करता था और भाई ने जब से बेची है तब से खरीदार खेती कर रहे हैं, आज भी उनका कब्जा है। जब ये एडमिशन आ गया, भले ही वो ठीक है कि को ओनर है नहीं है, मगर जब ये वादी का, इसका जरा PW1 का स्टेटमेंट देखना था, पैरा 14। और मेरी सेल डीड को आपने कोई डिक्लेरेशन मांगा नहीं है मेरी सेल डीड के बारे में। PW1 पैरा 14 जी। ये सही है कि शकुंतला व रेखा डिफेंडेंट नंबर 4 और 5 माइलॉट। आप साहब डिफेंडेंट नंबर 4 और 5 हैं, उनकी भी 2 सेल डीड हैं, दोनों में रकबा अलग अलग है। ना तो वो रकबा स्पष्ट हुआ, ना वो सेल डीड रिकॉर्ड पर है, कितनी खरीदी, टोटल जमीन कितनी थी और प्रतिवादी क्रमांक 1 का हिस्सा कितना है, कहीं नहीं आया। और सेल डीड के बारे में आदेश कर दिया कोर्ट ने कि इन पर बंधनकारी नहीं है। ज्यादा ये आदेश हो सकता है कि भाई स्पेसिफिक सर्वे नंबर में नहीं है, ये बंटवारा करा लें अपना यहाँ पे। और जो मैंने नहीं करा लें, देखिए वही मैं आने वाला था। मैं एक मिनट आज कर दूं। ज्यादा ये होगा कि स्पेसिफिक सर्वे नंबर है तो उस पर मेरा कोई क्लेम नहीं है, मैं बंटवारे का क्लेम करके उसके हिस्से में से कम कराऊंगा प्रतिवादी क्रमांक 1 के हिस्से में से। मगर यहाँ तो मेरी सेल डीड घोषित कर दी। टू दी एक्सटेंट ऑफ देयर इनका शेयर कितना है वो तो कोई हुआ ही नहीं साहब। वो तो समान भाग पर है ना, ये नहीं, 5 लोग जो हैं तो सवाल ये है कि 40 बीघा जमीन है, तो मैंने 5 बीघा खरीदी है, तो मेरी सेल डीड इनके भाग तक नहीं होगी। मगर सवाल ये स्पेसिफिक पोर्शन के बारे में आएगा वो
कि स्पेसिफिक पोर्शन नहीं होगा। देखिए, अगर अभी अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है जी तो स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर तो आप क्लेम कर नहीं सकते अभी। बिल्कुल ठीक है, तो तो बंटवारे की बात जाएगी साहब। तो फॉर दैट यू हैव टू टेक स्टेप्स, यू हैव। मगर सवाल ये अभी तो मेरी सेल डीड को अगर कोर्ट ये कहता मेरी सेल डीड के बारे में कि आप जो है अपना बंटवारा कराइए, आपके उसके हिस्से तक आपकी सेल डीड ठीक है, आप उसके हिस्से में से कम होगा, मगर यहाँ पर तो ये कह दिया कि वादी और प्रतिवादी क्रमांक एक बराबर के हकदार हैं, तो बराबर के हकदार है, मेरे को तो बाहर कर दिया। नहीं, आप बाहर नहीं हुए, यू आर स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ द डिफेंडेंट नंबर 1, जहां जिससे आपने जब ये फाइंडिंग आएगी साहब तभी तो। अब पैरा 14 जरा देख लें। तो आपको बोलते हैं ना कि आपने नंबर 1 से खरीदा है, जी, तो उसकी जो शेयर है वो आपको मिल जाएगा। तो शेयर को यहाँ पे कोर्ट को डिफाइन तो करना पड़ेगा साहब। यहाँ तो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि इसका इतना शेयर है। अब नहीं, शेयर डिफाइन नहीं किया, एग्रीकल्चर लैंड, समान भाग का है, एग्रीकल्चर लैंड हाँ, समान भाग का है। तो समान भाग मतलब प्लेंटिव्स का नंबर 1, 2, 3 के साथ में समान भाग। तो सवाल ये साहब कितनी जमीन थी और कितने समान भाग पे उसके रही है? वो तो 40 बीघा है ना। 40, ये तो इन्होंने जो पर्टिकुलर पेश किए हैं उसके हिसाब से और इनका बयान है। तो इसको PW1 का पैरा 14 देख लें साहब। हाँ, ये सही है कि शकुंतला व रेखा के द्वारा खरीदी गई जमीन पर उनकी खेती हो रही है। यह सही है कि शकुंतला व रेखा के द्वारा खरीदी गई जमीन पर विक्रय दिनांक से पूर्व राकेश जो इनका भाई है भाई की खेती होती थी, और विक्रय दिनांक से शकुंतला व रेखा की खेती हो रही है। विक्रय दिनांक से ये दावा पेश हुआ 2017 में, और सेल डीड की हालांकि तारीख नहीं है उसमें, मगर वो सेल डीड है 2010 की। तो दावा दिनांक को मेरा कब्जा था, ये एडमिटेड है। नहीं, ये कौन है? ये वादी है खोसा। नहीं, ये विक्रय शकुंतला और रेखा कौन है? शकुंतला और रेखा प्रतिवादी क्रम 5 और 6 हैं। हाँ, अच्छा, आपने परचेजर सर सर परचेजर परचेजर है हम तो। यह सही है कि शकुंतला रेखा पर खरीदी हुई जमीन पर उनकी खेती हो रही है। यह सही है कि शकुंतला व रेखा के द्वारा खरीदी गई जमीन पर विक्रय दिनांक से पूर्व राकेश की खेती होती थी, राकेश इनका भाई है, और विक्रय दिनांक से शकुंतला व रेखा की खेती हो रही है। मेरा राकेश से कभी मुंह बात नहीं हुआ। यह भी सही है कि राकेश ने मुझे भूमि के संबंध में कोई भी उसमें मेरे पास सील लगी था नहीं दी। यह सही है कि मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात से राकेश के नाम हुए नामांतरण की जानकारी है। ये नामांतरण हुआ 2004 में, फिर राकेश का और अपने चाचा के साथ में, ताऊ के साथ में बंटवारा 2005 में हो गया, तो इसको जानकारी है, और नामांतरण को चैलेंज कर रहे हैं ये। नॉट अभी कहाँ पढ़ा ये आपने? ये पैरा सही है कि मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात से राकेश के नाम हुए नामांतरण की जानकारी है। हाँ, यह भी सही है कि राकेश ने मुझे भूमि के संबंध में कोई भी नहीं दी। यह सही है कि मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात से राकेश के नाम हुए नामांतरण की जानकारी है। यह सही है कि पिता की मृत्यु के पश्चात राकेश बटाई व भाड़े से खेती कराता है। यह सही है कि वर्तमान में राकेश बाधित भूमि पर खेती बटाई व भाड़े से करा रहे हैं। नंबर 1 का क्या स्टैंड है इसमें? ऐसा नंबर 1 का स्टैंड क्या था? नंबर 1 का तो ये कहना है कि मैंने जो जमीन बेची थी उसमें बादिया की सहमति थी, उनको भी पैसे दिए थे, राइटिंग में नहीं है, ये है उसका, और नामांतरण की जानकारी है। ये तो बादिया का। अब उसके अलावा और देखें साहब बादिया की जानकारी के बारे में, पैरा इसका PW1 का पैरा 9 जी। ये असल में बादिया ने दावा नहीं लगाया, बादिया के जो ताऊ के लड़के हैं वो उन्होंने बिहाफ पे दावा लगाया, ये उसने एडमिट किया पैरा 9 में। मेरे बाबा का नाम लालता प्रसाद था। मुझे आज जानकारी याद नहीं है कि लालता प्रसाद कितने भाई थे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि लालता प्रसाद 2 भाई थे और बड़े भाई का काके लाल था। स्वतः कहा कि मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरे पिताजी 2 भाई थे, दूसरे भाई बड़े थे जिनका नाम राम नारायण सक्सेना था। राम नारायण सक्सेना की 2 पुत्रियां व 4 बेटे हैं। एक बेटे का नाम मदन मोहन कृष्णकर राजेश और माता प्रसाद है। यह सही है कि मेरे ताऊ राम नारायण का मदन मोहन लड़का है, वही है जो मेरे साथ आज गवाही देने आया है। फिर इसका सदरा खानदान के संबंध में मेरे द्वारा अपने दावे में इस बात का उल्लेख नहीं कराया था कि लालता प्रसाद कितने भाई थे, लालता प्रसाद के कितने लड़के और लड़की थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरे बाबा लालता प्रसाद अपने भाई कोके लाल के साथ कब बंटवारा हुआ था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरे बाबा लालता प्रसाद व कोके लाल की मृत्यु कब हुई। स्वतः कहा कि उस बात मेरा जन्म नहीं हुआ था। मेरे पिता शिवनारायण की मृत्यु 25 जनवरी 2004 में हुई थी। नेक्स्ट पैरा साहब इसका जो है आखिरी, इस पैरा 10 में आखिरी 3 लाइन है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पिता व उनके भाई नामराजन कब अलग अलग रहते थे। मैंने विवादित जमीन के कागजात नहीं देखे। मैंने विवादित भूमि के सर्वे नंबर नहीं बता सकती। मेरे मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में विवादित भूमि के सर्वे नंबर कैसे और
कौन लिखवाए हैं? कौन ने लिखवाए हैं मैं नहीं बता सकती। पैरा 11, मैं नहीं बता सकती कि विवादित भूमि में सबसे बड़े रकबे का कौन सा खेत है। मैं नहीं बता सकती कि श्रीमती रेखा देवी भूमि में से कौन कौन से खेत खरीदे हैं। मैं विवादित खेत के आसपास की चतुसीमा नहीं बता सकती हूँ। स्वतः बचपन में उक्त खेत के ऊपर गई थी। मैं आज यह नहीं बता सकती कि प्रतिवादी शकुंतला देवी व रेखा देवी के द्वारा खरीदी गई भूमि किन लोगों के खेत के पास है। यह बात सही है कि मेरे पिता के मरने के उपरांत मेरे द्वारा तहसील कार्यालय में नामांतरण संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरे पिता के मरने के बाद विवादित भूमि पर मेरे भाई का नामांतरण हो गया था। और फिर पैरा 13 था, यह सही है कि मैंने भाई राकेश व ताऊ रामनारायण के बीच हुए बंटवारे और विक्रय विकृत भूमि पर हुए शकुंतला व रेखा के नामांतरण के विरुद्ध दावे में विवेचन व अनुतोष नहीं किया है। तो जो इनका फैमिली बंटवारा हुआ 2005 में, वो पेश हुआ है ट्रायल कोर्ट में एज ए PD18। उसके बारे में कोई, और ये है 2005 का था, सूट पेश हुआ 2000। तो उसकी फाइंडिंग क्या है पुराने पार्टीशन की? ये 2005 के 5 में बंटवारा हुआ, तो एक्सेप्ट किया इन्होंने। नहीं, उसके बारे में क्या कहा फिर कोर्ट में? अगर पार्टीशन हो गया है तो फिर दोबारा से कैसे होगा ये? नहीं, कोर्ट ने उसको डील ही नहीं किया ना, अपीलेट कोर्ट ने। तो वो बताइए, दैट कैन बी ए क्वेश्चन। अदरवाइज ये सब तो कुछ नहीं है आपके लिए। सर अपीलेट कोर्ट ने बंटवारे के बारे में, कोर्ट ने क्या कहा था पहले? सर ट्रायल कोर्ट ने ये कहा है सर, पैरा कौन सा, अगर एक बार पार्टीशन पहले हो गया है तो देन दे कैन नॉट आस्क फॉर दिस। अदरवाइज आपके राइट्स ये आया है सर, पैरा 35 से चालू है ट्रायल कोर्ट का सब। पैरा 35 में ये बंटवारे के बारे में आया, 11/5 इसका खंडिका 12 में राकेश उनके भाई प्रतिवादी के द्वारा अपने जवाब दावे के माध्यम से इस बात का उल्लेख किया गया कि वादीगण को प्रतिवादी क्रमांक 1 के राजस्व कागजात से नामांतरण के संबंध में जानकारी से थी, जिस नामांतरण द्वारा चुनौती न दी जाने से उक्त आदेश को अंतिम रूप से निर्णय प्राप्त हो चुका है, जिस पर से वादीगण का दावा अवधि के बाहर होना संचालन योग्य नहीं है। उक्त संबंध में अगर विचार किया जाए तो वादप्रस्थ क्रमांक 1 के माध्यम से दर्शित हुआ है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 उनके पिता की मृत्यु के पश्चात से उस भूमि पर काबिल होकर खेती कर रहे हैं। उक्त संबंध में वादी साक्षी मित्रेश वादी साक्षी 1 के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण की खंडिका 14 में इस बात को स्वीकार किया है कि उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उसके भाई राकेश के नाम के हुए नामांतरण की जानकारी उन्हें है। हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त स्वीकारोक्ति पर अगर विचार किया जाए तो प्रतिवादी क्रमांक 1 राकेश का नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में उनके पिता की मृत्यु दिनांक 26 जनवरी 2004 के पश्चात हुआ, जो कि D18 के बंटवारा आदेश 11/5/2005 के पश्चात इंदराज किया गया है। उक्त संबंध में आगे विचार किया जाए तो मित्रेश वादी साक्षी 1 के द्वारा अपने परीक्षण की खंडिका 12 में इस बात को स्वीकार किया है कि उनके भाई राकेश एवं उनके ताऊ रामनारायण के मध्य राजस्व बंटवारा होने की उनके द्वारा कोई शिकायत व अपील नहीं की गई थी। और उसके बाद में कोर्ट ने ये लिमिटेशन, ये बंटवारे में प्लेंटिफ्स वर नॉट पार्टी। हाँ, बंटवारे प्लेंटिफ वर नॉट पार्टी, ना तो उसकी अपील की ना बंटवारा यहाँ पे दावे में चैलेंज किया ना। उसके बाद में कोर्ट ने ये डिले के लिए कोर्ट डिस्कस कर रही है। ये वाले फैक्ट जो हैं डिले के कब्जे के बारे में कोर्ट ने पहले डिस्कस किया, धारा 34 के बारे में, और डिले के बारे में कोर्ट ने यहाँ डिस्कस किया इसके बारे में कि बंटवारा इन्होंने चैलेंज नहीं किया, इसलिए भी इनका, और सेल डीड के बारे में भी कोई अभिवचन नहीं है, ना कोई रिलीफ मांगी है कि ये गलत किया गया, इतना शेयर है इनके हिस्से में से कम होने काबिल है, कहीं कुछ भी नहीं है। केवल नामांतरण को चैलेंज किया था और अपीलेट कोर्ट ने नामांतरण के साथ में हमारी विक्रय पत्र के बारे में भी आदेश कर। तो अब आप अपना वो डिटरमाइन करा लीजिए, पार्टीशन करा करके आप अपनी प्रॉपर्टी लीजिए और अलग हो जाइए। नहीं, मेरा एक निवेदन है, तो परचेजर हैं। And the plaintiff is not in possession, no relief of no possession was paid. Application for amendment was filed. Relief of possession that was declined by the London first appellate court. ये फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने ये इनकी दरखास्त खारिज की है सब 6/17 की। ये पैरा 11 से अपीलेट कोर्ट का पैरा 11 से कोर्ट ने चालू किया इसको, और पैरा 17 में इनकी आई है, खारिज कर दी जी। और उसके बाद में कोर्ट ने उसके बाडवाई लिमिटेशन की ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग को कहीं डील नहीं किया, ना उसको रिलीज किया।
court can, under section 96, court can give his own finding, but so far as finding given by the trial court, that is required to be dealt with. लिमिटेशन की फाइंडिंग को कहीं टच नहीं किया, उसके एडमिशन को कहीं टच नहीं किया। क्या आपका क्या कहना है? एक अपील आपकी भी है। आप कौन है? आप कौन है? ये डिफेंडेंट नंबर वन, डिफेंडेंट नंबर वन। ये लिमिटेशन पास हुआ? वो नंबर आ गया तो आपने नहीं देखा? तो अब जो लिमिटेशन की फाइंडिंग तो रिवर्स कर ही नहीं है उसको, वो तो करना पड़ेगा, उसमें एडमिट करना पड़ेगा उसको। लंच बाद लगा लेना। इस पॉइंट पे बता दी उनकी प्रिपरेशन है। बाकी सब ठीक है सर, एक्सप्लेन दिस, अगर नहीं है तो विल एडमिट इट। अगर लिमिटेशन के ऊपर कोई फाइंडिंग नहीं आई है, हाँ वो नहीं आई है, तो उसी और के रिलीफ ऊपर- नंबर 3 जो दे दिया तो होना चाहिए, प्रेयर तो होनी चाहिए ना। वो सब तो देखिए सिंपल डिक्लेरेशन है, उसका राइट डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने। कितना राइट है ये? वो तो है बराबरी का। प्लेंटिव्स along with number 1, 2 and 3 they have this equal right, One more thing, equal share. one more thing, when the plaintiff has come up with the case that this was the ancestral property succeeded by their father from their ancestors, so that their notional partition will come into play, my lord. That was, so she will not get equal right with the as per the son, my lord, Why? because उनके दावे में लिखा है कि 1/12 मिलेगा हमारे को। हाँ, पर मिलना चाहिए तो बराबरी का, भाई के सवाल बराबर। ancestral property है and succession was opened before coming into force of that act, my lord, 1956. तो अब तो वो क्लियर हो गया, फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने विनीता वाले केस में भी जो कहा, अब उसमें भी ये कहा, पार्टीशन अगर इनके साथ में हो गया होता पहले, नहीं वो आई एम then of नॉट ऑन course, दैट, that आई एम नॉट ऑन दैट की पार्टीशन। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और ये वादी का ही केस है, ये मेरा केस नहीं है, वादी का ही केस है, तो फिर इनको उसके अपने पिताजी के शेयर में से मिलेगा। नहीं, they will have the equal share along with this brother, सक्सेशन से नहीं जाएगा, फिर वो सर्वाइवर से जाएगा। ब्रदर्स के साथ बराबर का शेयर होगा उनका। वो तो 2005 के बाद की बात है। नहीं, पहले से 56 से कर दिया वो तो, वो विनीता में यही तो किया है कोर्ट ने। इट इज मेड एप्लीकेबल राइट फ्रॉम द डे व्हेन द सक्सेशन एक्ट केम। और वो विनीता में ये भी कहा है कि वो अगर जो पहले का डिवोल्यूशन है तो वो सर्वाइवर से पहले का अगर पार्टीशन हो गया है तो दैट विल नॉट बी रीओपन, दैट इज 2004 के पहले की बात है वो। दैट इज द ओनली एक्सेप्शन इन दैट जजमेंट। वो 2004 के पहले का बात है। द सिस्टर्स आर प्लेस्ड एट पार विद द ब्रदर्स, वो 2004 daughters are placed at par with the sons. ये जजमेंट है सब फर्स्ट अपील का, अभी लेटेस्ट जजमेंट इसका लिमिटेशन पे, ये भी ब्रदर वगैरह का है, पैरा 10 ऑनवर्ड्स। See, even on limitation also it may not be the trial court's finding may not be correct, but यहाँ इशू ये आ रहा है कि अपीलेट कोर्ट ने उसको डील ही नहीं किया। डील किया। तो पैरा 10 देखें सब, इसमें भी वो सब एडमिशन के आधार पर था। पैरा 10 the issue decided by the court below about the limitation, the averment, the first appeal का high court का judgment है सब, the averment made in the plaint and evidence of the plaintiff recorded during the trial have to be taken note of. The trial court in paragraph 18 has dealt with the issue of limitation and observed that the mutation proceeding was done in 1987, in which the plaintiff was not shown having any share in the property, and this was the first date of depriving the plaintiff. The court has also observed that in the statement of plaintiff in para 8, she has admitted that since 1987, the defendant were cultivating the land. In para 9 of his statement, she has admitted she got married when she was aged 7 to 8 years, and her son, Govardhan, has also stated that when her mother demanded her right over the property, the defendant did not answer properly, and then his mother had taken the certified copy of the revenue record, and the copy was taken on 29/87. Though the certified copy of the order mutation was taken in 2014, but as per the statement of PW2, he and his brother came to know about the mutation came to him and his brother in 2007. In the statement of PW2 in paragraph 15, he has very clearly stated that भूमि का नामांतरण प्रतिवादी के 1 से लगायत 10 तक 10 के 1987 में हुआ था। इसकी जानकारी मुझे और मेरे
माँ को नहीं थी। नामांतरण की जानकारी मुझे और मेरी माँ को वर्ष 2007 में हुई थी। Likewise, PW1 plaintiff in her statement in paragraph 15 has stated that she had knowledge that her brother had been cultivating the land since 1987. She has also stated that the land originally belonged to the father of mother-in-law, and later on she has clarified that land originally was owned by the father of her grandmother. Thus, the court below has considered the statement of anti-witnesses and then observed that they had knowledge about the deprivation of their right over the suit land from 2007, and suit was filed in 2014. So this limitation was considered, and it is because of their admission. Here also she has admitted in para 14, she is not in possession, and the relief of possession was prayed. तो हम क्या बोलना चाहते हैं अदरवाइज Sir, लिमिटेशन आस्पेक्ट यू कैन एडमिट दिस बताइए आपकी अपील को ओनर है, आप बिरदर हैं वादी के, उनके खिलाफ इंजंक्शन दे दिया है, और जब बंटवारा नहीं है, ओनर के खिलाफ में एलिनेशन के लिए तो दे ही सकते हैं नहीं कब्जे में हस्तांतरण हस्तक्षेप ना करें, ये कब्जे दिया का दिया है कब्जे का दिया है सर, कब्जे में हस्तक्षेप ना करें, ये दे दिया है। ठीक है लंच के बाद